Hello everyone. In this lecture we are going to start one of the most important chapters of physics, that is laws of motion. तो laws of motion सबसे important chapters में से ही नहीं बल्कि सबसे interesting chapters में से भी एक है. तो चलिए start करते हैं laws of motion. तो सबसे पहले laws of motion को समझने के लिए आपको motion को समझना पड़ेगा, motion और rest, जो कि हम पिछले chapter में discuss कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं force की. तो force क्या होता है? Force can be defined as a physical cause which changes or tends to change the position, shape और size of a body. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक कॉज होता है, एक रीजन होता है, एक वजह होती है जिसकी वजह से क्या होती है, किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज हो सकती है, या आप कह सकते हो स्टेट चेंज हो सकती है, या फिर साइज और शेप चेंज हो सकता है. तो फोर्स क्या चेंज कर सकता है? स्टेट चेंज कर सकता है, या फिर साइज चेंज कर सकता है, या फिर शेप चेंज कर सकता है. चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग इसके. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मान लेते हैं आप कोई बॉल फेंक रहे हैं, तो क्या है, बॉल अगर रेस्ट में है तो आप क्या करते हो, उसको अगर फेंकते हो तो क्या आ जाती है, मोशन में आ जाती है. तो उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है. वो पहले रेस्ट की स्टेट में था और अब वो मोशन की स्टेट में आ चुका है. या फिर आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो कोई बॉल अगर आपकी तरफ आती है तो आप उसे फोर्स लगा के आप उसको रोक लेते हो. तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, वो कौन से स्टेट में था, दैट वाज इन द स्टेट ऑफ मोशन. आपने उसे रोका तो वो कौन से स्टेट में आ गया, रेस्ट की स्टेट में आ गया. तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करके स्टेट चेंज कर रहे हो. जरूरी नहीं आप कर पाओ, इसीलिए आपको बोला गया है कि चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, कोशिश भी कर सकते हो. टेंड्स टू चेंज आपकी कोशिश होती है चेंज करने की, या आप चेंज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक वॉल है या ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को पुश करता हूं तो मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये बोर्ड वॉल पे कनेक्टेड है. तो वॉल पे अटैच्ड है, तो इसकी वजह से मैं इसको अगर पुश करूं तो फोर्स में लगा रहा हूं इस पे, लेकिन इसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है. लेकिन टेंड्स टू चेंज मतलब मैं कोशिश तो कर रहा हूं इसको चेंज करने की. तो वही फोर्स है, वही जो कॉज है वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी की स्टेट, साइज या शेप को चेंज करने की कोशिश करता है. साइज और शेप कैसे चेंज होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी चीज को फोर्स लगाते हो बाहर से, उसको क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, तो क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, या आप कह सकते हो उसका साइज चेंज हो जाता है. या आप जैसे रबर बैंड वगैरह होता है, आप उसको स्ट्रेच करते हो तो उसका क्या हो जाता है, शेप और साइज क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो ये तीन चीजें जनरली हम चेंज करने की कोशिश करते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगाकर. अब क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो जनरली फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो पहले हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस द फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज. तो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है, किसकी वजह से, कॉन्टैक्ट होने की वजह से, मतलब बिना कॉन्टैक्ट की वजह से वो फोर्स नहीं लग सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. तो जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आएंगी तभी वो फोर्स लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज. तो अगर दो बॉडीज, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो टकरा के क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. तो जो फोर्स ऑफ कोलिजन होता है वो भी क्या है, कोलिजन क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. कोलिजन क्या हो गया, एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया. उसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के. फॉर एग्जांपल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं अगर किसी सरफेस पे कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या हो रहा है, वो बॉडी उस सरफेस पे, या वो सरफेस उस बॉडी पे क्या कर रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है. तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और ये भी क्या, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. अगर ये बॉडी इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, सरफेस के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा. उसके अलावा और भी फोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि विस्कस फोर्सेस. तो विस्कस फोर्सेस जनरली ये जो लिक्विड्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी सन अट्रैक्ट कर सकता है. तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इसकी रेंज है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं. तो आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. अब हम फोर्सेस से लॉज ऑफ मोशन पे चलते हैं. तो हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है जिनको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आपको ये फोर्सेस के बारे में जानना जरूरी है. द फर्स्ट थिंग इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया.
नाउ सबसे पहले हम इनर्शिया का मीनिंग समझते हैं कि इनर्शिया का मीनिंग क्या है। सो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट हैज द टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स स्टेट। मीन्स किसी भी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है अपनी स्टेट में रहने की। फ्लूइड्स जो भी होते हैं उनमें विस्कस फोर्सेस लगते हैं, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, तो ये भी किसकी वजह से लगता है, फ्रिक्शन की वजह से। एयर रेजिस्टेंस जो होता है, एयर रेजिस्टेंस जैसे कि आपको पता है अगर आप किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर क्या करती है, उसके मूवमेंट को रेजिस्ट करती है, उसको अपोज करती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जनरली जो एयर रेजिस्टेंस है या विस्कस फोर्सेस होते हैं ये भी फ्रिक्शनल फोर्सेस के ही एग्जांपल है, और ये सब किसमें आते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। तो ये एयर जो होती है किसी भी बॉडी को जब एयर से आप पास करते हो, मतलब एटमॉस्फेयर में कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल होती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो एयर क्या करती है, उसको अपोज करती है, मतलब उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है जिसको आप कहते हो एयर रेजिस्टेंस। तो ये सारे फोर्सेस क्या हो गए, आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए। नेक्स्ट आपके पास आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये फोर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, द फोर्सेस which takes place between the two bodies even when there is no contact between the bodies। दो बॉडीज के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो सारे फोर्सेस क्या होंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। जैसे आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसका एग्जांपल है, वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या जो मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्सेस जितने भी होते हैं ये सारे क्या हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगता है, तो उसके लिए दो बॉडीज को एक दूसरे के क्लोज आना, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है। जैसे कि सन और अर्थ के बीच में, या सन और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन कोई भी प्लैनेट सन से कांटेक्ट में तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में कोई भी नहीं है, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। आपने देखा होगा कि जो चार्जेस होते हैं वो दूर से ही बिना कॉन्टेक्ट में आए एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकते हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। और मैग्नेटिक फोर्स, तो आपने मैग्नेट्स के बीच में फोर्स देखा होगा, मैग्नेट्स क्या करते हैं, दूर से ही एक दूसरे को पुश या पुल मींस अट्रैक्ट कर लेते हैं या रिपेल कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्सेस ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। द नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जनरली ये फोर्सेस जो होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होते जाएगा बॉडीज के बीच का, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होते जाएगा फोर्स जो है वो उतना कम होते जाएगा। मतलब दो बॉडीज अगर एक दूसरे के क्लोज हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगा, दूर हैं तो फोर्स कम लगेगा। तो ये जो फोर्सेस होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ये इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फोर्सेस फॉलो करते हैं। दूसरा जो फोर्सेस होते हैं एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दो बॉडीज के बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो केवल अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, रिपल्शन का नहीं लगता है। लेकिन हम बात करें अगर बाकी फोर्सेस की, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही लगते हैं बाकी फोर्सेस में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें केवल अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। तीसरी चीज जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वेरी वीक इन नेचर। ये फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो फोर्स जितना वीक होता है उस फोर्स की रेंज उतनी ज्यादा होती है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। तो
यूनिवर्स की कोई भी बॉडी एक दूसरी बॉडी पे क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो आप देख सकते हो जैसे अर्थ है या सन है, तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा है, इनके बीच में फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज तो बहुत ज्यादा होती है पर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ये फोर्स बहुत वीक होता है। लेकिन अगर हम बाकी फोर्सेस की बात करें जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज से काफी कम होती है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो इससे ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत दूर तक तो नहीं लगता है लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है, जितने भी रीजन में लगता है वो काफी स्ट्रांग होता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत वीक होता है लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हो जो सन है, सन से जो प्लैनेट्स हैं वो कितनी दूर हैं, तो प्लैनेट से बाहर के भी जो भी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की स्टेट में, मतलब अगर रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगी, उसकी जो टेंडेंसी होती है वो रेस्ट में ही रहने की होती है, या फिर कोई भी बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी कोशिश रहेगी कि यूनिफॉर्मली मूव करते जाए, वो रुके नहीं। तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ये हर बॉडी में प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा ये चाहेगी कि वो रेस्ट में रहे, या फिर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा ये चाहेगी कि वो मोशन में ही रहे, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। तो इस प्रॉपर्टी को, किसी भी बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया की प्रॉपर्टी। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि जो बॉडी है, कोई भी बॉडी, एवरी बॉडी हैज द टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless a force is applied on it। हर बॉडी की कोशिश यही होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, और अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मूव करते जा रही है, तो वो मूव ही करते जाए until and unless, जब तक कि आप कोई फोर्स उस पर अप्लाई ना करो। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तभी वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, अदरवाइज वो अपनी स्टेट को कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो आपने इसीलिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। तो यहाँ पे हम दो तरीके के इनर्शिया की बात करेंगे। पहला है आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मीनिंग क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट में ही रहे, वो मूव ना करे। तो इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे हैं। जैसे अगर आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी अभी रेस्ट में है, बस अगर जैसे सडनली स्टार्ट होती है तो क्या करती है, आप पे एक धक्का लगता है पीछे की तरफ, बैकवर्ड्स आप पे एक पुल लगता है। तो किसकी वजह से लगता है, तो होता क्या है यहाँ पे देखिए, आपकी टेंडेंसी क्या है, जैसे कि आपको अभी मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया बताया कि जो बॉडी होती है अगर वो रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो रेस्ट में ही रहे। तो अगर आप बस में बैठे हो, बस तो मूव करेगी आगे की तरफ, जैसे ही बस आगे की तरफ मूव करेगी आप तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करोगे, तो क्या होता है, बस तो आगे की तरफ ही निकल जाती है और आप क्या करते हो, आप पीछे छूट जाते हो। तो इसी वजह से आप क्या होता है, आप पे पीछे की तरफ एक हल्का सा पुश लगता है। तो ये क्यों लगता है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि आप रेस्ट में ही रहना चाहते हो जबकि जो बस है वो आगे की तरफ जा चुके हैं, फिर भी आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप रेस्ट में ही रहो। और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि आपने बस में देखा होगा, तो बस का जो डोर होता है, अगर बस का डोर ओपन है या बस का डोर क्लोज है, तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है वो सडनली ओपन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए होता क्या है, यहाँ पे बस क्या है, अभी रेस्ट में है। जैसे ही बस आगे की तरफ मूव करेगी, इसकी डोर क्या है, इसकी डोर की टेंडेंसी क्या होगी, वो रेस्ट में रहेगा। अब इसके रेस्ट में रहने की टेंडेंसी होगी तो डोर क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। तो अगर वो क्लोज है तो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इसका भी एक यही रीजन है। सेम ट्रेन में भी होता है, ट्रेन के डोर भी क्या हो जाते हैं, अगर ओपन है तो वो क्लोज हो जाते हैं। तो क्यों होता है ये, क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, जो बॉडी है, जो डोर है, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, जबकि जो ट्रेन है या जो बस है वो मोशन में आ चुकी है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे कि आप जब किसी भी कारपेट को शेक करते हो, कारपेट को हिलाते हो, या फिर जब आप कपड़े जो होते हैं उनको शेक करते हो, तो उससे क्या होता है, कारपेट से अगर डस्ट है कारपेट में तो कारपेट से डस्ट निकलने लगती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन वही है कि जब आप कारपेट को शेक करते हो या कारपेट को बीट करते हो, तो कारपेट को बीट करने से क्या होता है, कारपेट जो होता है उसमें मोशन आ जाता है, कारपेट तो मोशन में आ जाता है।
लेकिन कारपेट में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, उनकी टेंडेंसी रहेगी कि वो रेस्ट में रहे। तो कारपेट तो मूव कर गया लेकिन डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं, तो इसीलिए उससे डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से जब आप किसी ट्री की ब्रांच को, किसी पेड़ की ब्रांच को शेक करते हो तो शेक करके उससे फ्रूट्स गिरने लगते हैं, उसका भी यही रीजन है। देखिए होता क्या है कि जब आप ट्री की ब्रांच को शेक करते हो तो ट्री की ब्रांच को शेक करने से क्या होता है, जो ब्रांच है वो तो मोशन में आ जाती है, लेकिन जो फ्रूट वगैरह होंगे, जितने भी फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स की कोशिश क्या रहेगी, फ्रूट्स की टेंडेंसी यही रहेगी कि वो रेस्ट में रहेंगे। तो उनकी रेस्ट में रहने की कोशिश की वजह से वो फ्रूट्स एक जगह पे रहेंगे, ब्रांच तो हिल रही है, तो इसकी वजह से फ्रूट क्या होता है, ब्रांच से अलग हो जाता है। तो ये तो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल। तो ध्यान रखिए यूनिवर्स की कोई भी बॉडी है उसकी कोशिश यही रहेगी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हो। हाँ, फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने से चीजें चेंज होती हैं, आपको पता है कि फोर्सेस क्या करते हैं। तो फोर्स का जो डेफिनेशन है, फोर्स की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो फोर्स का काम आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि फोर्स करता क्या है। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू स्टे इन द यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो अब फोर्स, कोई भी फोर्स जब तक आपने अप्लाई नहीं किया है बॉडी में, तब तक वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन की ही स्टेट में रहेगी, वो रेस्ट में नहीं आएगी। तो फोर्स अप्लाई करने पे ही वो रेस्ट में आएगी। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके भी। सेम, जब आप बस से जा रहे हो और बस में अचानक ब्रेक लगता है, सडनली अगर ब्रेक लगता है तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झटका महसूस करते हो, आपको सडनली आगे की तरफ एक पुश महसूस करते हो। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, बस क्या है, बस इज द इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बस मोशन की स्टेट में। लेकिन सडनली अगर बस में ब्रेक लगा, बस के साथ साथ आप भी मोशन की स्टेट में, सडनली ब्रेक लगता है, तो ब्रेक लगने से क्या होता है, बस क्या आ गई, बस तो रेस्ट में आ गई, लेकिन आप क्या हो, आप तो अभी भी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में हो। और देखिए इनर्शिया की वजह से आपकी जो टेंडेंसी रहेगी वो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की टेंडेंसी रहेगी, तो इसीलिए आप तो आगे निकल जाते हो, बस रुक जाती है और आपको एक पुश सा महसूस होता है कि आगे की तरफ धक्का लगा है। और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि आप अगर कभी दौड़ते हो तो दौड़ते हुए अगर आपको आपका पैर कहीं फंस जाता है, आपको ठोकर लग जाती है, तो क्या होता है, आप आगे की तरफ गिरते हो। आप आगे की तरफ क्यों गिरते हो, क्योंकि देखिए जब आप दौड़ते हो और आपका पैर कहीं फंस गया या आपको ठोकर लगी तो आपका पैर क्या आ जाता है, आपके जो फीट होते हैं वो तो रेस्ट में आ गए, लेकिन आपकी जो बाकी की बॉडी है ड्यू टू द इनर्शिया वो तो मोशन में ही रहेगी, क्योंकि आप पहले से ही मोशन में हो। और मोशन में ही रहने की वजह से देखिए आपकी फीट रेस्ट में है, आपकी बाकी की बॉडी पूरी मोशन में है, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी, आपकी फीट जो है वो आगे की तरफ नहीं जाएंगे, तो क्या होता है, आप सीधा आगे की तरफ गिर जाते हो। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके अलावा आपने और एग्जाम्पल्स देखे होंगे, कभी भी आप बस से जंप करते हो या ट्रेन से जंप करते हो, अगर मान लेते हैं आप चलती हुई बस से या ट्रेन से जंप करते हो और आप डायरेक्ट जंप करते हो, तो आप क्या होते हो, गिर जाते हो। क्यों गिरते हो, क्योंकि अगर बस चल रही है, बस मोशन में है, आप अगर जंप कर गए तो आपकी बॉडी भी मोशन में है, लेकिन जैसे ही आप जंप करके रोड पे आते हो आपके जो फीट होते हैं वो रेस्ट में आ जाते हैं, बाकी की बॉडी आपकी अभी भी मोशन में है, तो आप आगे की तरफ गिरोगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि क्योंकि जो ट्रेन है या बस है वो मोशन में है, तो आपकी भी बॉडी किसमें होनी चाहिए, मोशन में रहनी चाहिए, क्योंकि आपके फीट अचानक रेस्ट में आ गए, आपकी पूरी बॉडी मोशन में है, तो आप गिरोगे। तो आप क्या करते हो, आप बस के साथ या ट्रेन के साथ आगे दौड़ते हो थोड़ी देर तक, ताकि आप उस स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर सको, मैच कर सको, जो बॉडी आपकी स्टेट ऑफ मोशन में, आपके फीट भी मोशन में ही रहे, ताकि कोई भी इम्बैलेंस ना हो। तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है उसके साथ आगे। एक और एग्जांपल है, जैसे आप ट्रेन में हो, तो ट्रेन में आप बैठते हो, आप ट्रेन में अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, तो जो बॉल होती है, बॉल अगर आपकी ट्रेन जो है, आपकी ट्रेन वो चल रही है आगे की तरफ, और अगर आप बॉल ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, अब ट्रेन तो आगे निकल जाएगी, तो बॉल को इस हिसाब से पीछे छूट जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि जिस ट्रेन में आप बैठे हो, आपके हाथ में बॉल है, तो आप स्टेट ऑफ मोशन में हो, तो आपके साथ साथ जो बॉल है वो भी मोशन की स्टेट में है। तो आप अगर बॉल को थ्रो करते हो ऊपर की तरफ, तो बॉल केवल ऊपर नहीं जाती, क्योंकि ट्रेन तो आगे चली गई। तो आप अगर यहाँ पे बैठे हो, कुछ देर बाद ट्रेन आगे निकल गई, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, तो क्या होगा, बॉल तो पीछे छूट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बॉल ऊपर जाने के साथ साथ आगे की तरफ भी जाती है। और क्यों जाती है,
दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जो बॉल है, बॉल क्योंकि ट्रेन में ही थी, आपके हाथ में थी, आप भी ट्रेन में थे, तो जो बॉल है वो भी आगे की तरफ मूव करेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये सारे एग्जांपल्स जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये बहुत जरूरी है हमको फिजिक्स को समझने के लिए, बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो लॉज हैं उनको समझने के लिए। अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए, पहला जो लॉ ऑफ मोशन था तो वो तो रेस्ट और मोशन की बात करता था, इनर्शिया की बात करता था कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है। क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए आपको किसी भी बॉडी की टेंडेंसी को समझने की जरूरत होती है। आपको ये समझना होता है कि बॉडी का नेचर क्या है, बॉडी चाहती क्या है। तो बॉडी की टेंडेंसी आपको फर्स्ट लॉ से समझ में आएगी कि भाई अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहिए अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करो। वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए अगर आप फोर्स अप्लाई ना करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बॉल को किक करते हो तो वो मोशन में आ जाती है। अब आप सोचते हैं कि हम तो कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे तो बॉल रुक क्यों जाती है। बॉल रुकती है क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है। अगर उस पर वो फोर्स नहीं लग रहा होता तो बॉल कभी भी नहीं रुकती, बॉल हमेशा मोशन में ही रहती। तो कौन सा फोर्स लगता है वहां पे? दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि अपोज करती है। इस पे हम बाद में आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमको एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज लीनियर मोमेंटम। नाउ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं पी से। लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। बॉडी का मास क्या है और बॉडी की वेलोसिटी क्या है, बॉडी में उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। अब हम लीनियर मोमेंटम को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, बट प्रैक्टिकली जिस चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसको हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, किसी भी बॉडी का मास जितना ज्यादा है, वेलोसिटी जितना ज्यादा है, उसका मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। तो जिसका लीनियर मोमेंटम जितना ज्यादा है उसमें मास उसका ज्यादा होगा या फिर वेलोसिटी ज्यादा होगी या फिर दोनों ही ज्यादा होंगे। अगर मास और वेलोसिटी दोनों कम है तो लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, बहुत कम है। अब प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए मैंने जैसे कि बोला, लीनियर मोमेंटम को समझना थोड़ा सा प्रैक्टिकली उतना इजी नहीं है जितना इजीली आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम को समझ सकते हो। तो पहले आपको लीनियर मोमेंटम समझना जरूरी है कि लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? दैट इज द यूनिट ऑफ मास, दैट इज किलोग्राम, एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आई होप कि आपको ये लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम लीनियर मोमेंटम को समझने के बाद हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। सो व्हाट डज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से? इट सेज दैट द force exerted on a body is directly proportional to the rate of change in momentum of the body। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो भी फोर्स लगता है किसी भी बॉडी में, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान रखिए आप, लीनियर मोमेंटम मतलब फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो या आप कह सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू, क्योंकि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो 1 ही होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज। अब मान लेते हैं m इक्वल टू क्या है? m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। v क्या है? v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो जो f होगा या p1 जो इनिशियल मोमेंटम होगा p1 दैट इज इक्वल टू mu, जो फाइनल मोमेंटम होगा p2 दैट इज, ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम। ध्यान रखिए इस चीज को, ये है आपका इनिशियल मोमेंटम।
जो आपका P2 होगा दैट इज m इंटू वी, ये क्या हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। तो जो फोर्स लगेगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा दैट इज P2 माइनस P1 बाय T। तो F इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, F इक्वल टू आ गया P2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे दैट इज m इंटू वी माइनस m इंटू यू बाय T, और यू कैन से F इक्वल टू m, बाहर ले लीजिए आप m, तो m कॉमन ले लिया आपने, v माइनस u बाय T। आप इस क्वांटिटी को जानते होंगे, पिछले चैप्टर में हमने ये क्वांटिटी डिस्कस की थी। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाय T, F इक्वल टू m इंटू a, a इज एक्सेलरेशन, a को हम क्या कहते हैं, a इक्वल टू याद होगा आपको v माइनस यू बाय T, ये किसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब फोर्स इक्वल टू क्या हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है, ये फॉर्मूला डिराइव होता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, कि जो फोर्स होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो इसका मतलब जिस बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिस बॉडी का मोमेंटम जितना फास्ट चेंज हो रहा है वो उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो उतना ज्यादा फोर्स लगा रही है किसी भी बॉडी पे, या उस बॉडी पे उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए दोनों मास और वेलोसिटी दोनों पे ही डिपेंड करेगा। तो मास और वेलोसिटी, अगर मास कम है और वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा हो सकता है। तो अगर मोमेंटम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। तो आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई छोटा सा इंसेक्ट टकराता है, तो आपसे अगर कोई छोटा सा इंसेक्ट टकराता है तो आपको बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन अगर आपसे एक बुलेट टकराती है, बुलेट अगर टकराती है तो बहुत ज्यादा चोट लगती है। इसका रीजन क्या है, देखिए बुलेट का मास तो बहुत कम होता है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे ही बुलेट आपसे टकराती है तो क्या होता है, पहले उसमें उसका मास और वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, आपसे टकराने के बाद क्या होती है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया जीरो। पहले बहुत ज्यादा मोमेंटम था, अब मोमेंटम क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो क्या हो गया, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या है, बहुत ज्यादा। तो मोमेंटम उसका तुरंत ही चेंज हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या है, बहुत ज्यादा है। टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो इसका मतलब फोर्स क्या लगेगा आपकी बॉडी पे, बहुत ज्यादा लगेगा। उसी तरीके से अगर मास ज्यादा है बॉडी का, वेलोसिटी कम भी है, तो क्या होगा उसमें जो चेंज इन मोमेंटम होगा, अगर जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगाएगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा दो कोलिजन्स होते हैं, कोई भी हैवी बॉडी होती है, जब भी मान लेते हैं एक बहुत हैवी व्हीकल है, ट्रक है कोई, और वो किसी साइकिल से टकराता है, तो अगर ट्रक स्लोली भी चल रहा है, बहुत स्लो भी चल रहा है, तो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। अब उसकी वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मास क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई करेगा वो बहुत ज्यादा करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि चेंज इन मोमेंटम का यहाँ पे क्या यूज होता है। मोमेंटम जितना ज्यादा होगा बॉडी का, जब आप उसको चेंज करोगे तो उसकी वजह से फोर्स भी उतना ज्यादा लग सकता है, बस वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जो जितना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा बॉडी का, जितना फास्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, वो बॉडी उतना ज्यादा क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, या उस बॉडी पे उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी समझ में आ गया होगा। और फोर्स की यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसको आप मास की यूनिट होती है केजी, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या बोलते हो, न्यूटन भी कहते हो। फोर्स की और भी यूनिट होती है जैसे डाइन, तो ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट ऑफ फोर्स मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ हमने पढ़ा अभी। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और यहां से हमको फाइनल डेरिवेशन, जो फाइनल फॉर्मूला था या फाइनल इक्वेशन थी, वो क्या मिली, F इक्वल टू m इंटू ए। तो मतलब ये जो इक्वेशन है वो किससे मिली आपको, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को आप यूज करके फर्स्ट लॉ को प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। मतलब ये कि अगर आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया
तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। ये कौन कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसको हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई एम। तो यहां से देखिए, अगर इफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी F इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 बाई एम, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बॉडी का? 0। मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है। और अगर आपको पता है बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, रेस्ट में है, एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी में क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो 0 वेलोसिटी है तो 0 ही रहेगी, इसका मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में, मान लेते हैं वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है बॉडी, और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स अप्लाई नहीं हुआ उस पर, तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो इस तरीके से आप फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हो फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यही ये लॉ कहता है, यही ये टॉपिक कह रहा है कि हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है आपके लिए। और अब हम फाइनली नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये 3 लॉ अगर हम पढ़ लेंगे तो आपको काफी हद तक लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। कोई भी एक्शन होता है उसके लिए एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूं, मींस इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, ये बोर्ड मूव नहीं कर रहा है। अब देखिए, फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है? अगर फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए। इसमें एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या कहता है थर्ड लॉ? फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर आप कोई एक्ट करते हो तो उस पर अपोजिट क्या लगता है? रिएक्शन लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है। तो अगर आप कोई फोर्स लगाते हो तो उस पर अपोजिट फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इस वॉल पे या इस बोर्ड पे फोर्स लगाता हूं तो ये क्या करेगा? ये बोर्ड भी क्या लगाएगा? अपोजिट फोर्स लगाएगा। उतना ही फोर्स लगाएगा जितना मैं लगा रहा हूं। कब तक? जब तक ये मूव नहीं कर रहा है। तो इस वजह से क्या करेगा? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया, उतना फोर्स इस बॉडी ने भी लगाया, तो इधर से भी फोर्स लग रहा है, उधर से भी फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप अगर वॉल को पुश करने की कोशिश करोगे तो वॉल को आप पुश क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि जितना फोर्स आप वॉल पे लगा रहे हो उतना ही फोर्स वॉल भी आपकी तरफ लगा रही है। तो इस वजह से दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं, और नेट मूवमेंट क्या होता है उसमें? 0, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। और भी एग्जांपल्स दे देते हैं, जैसे आप बुलेट फायर करते हो गन से, तो जब भी आप बुलेट फायर करते हो गन से तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है लेकिन गन पीछे की तरफ आती है, जिसको आप रिकॉइल कहते हो, रिकॉइल ऑफ गन। तो आपने देखा होगा कि आपको एक पुश महसूस होता है, एक झटका सा महसूस होता है, तो शॉक सा लगता है एक अचानक, क्योंकि जब आप बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट क्या करती है? बुलेट पे आपने जो गन है, गन ने बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, बुलेट भी गन पे उतना ही फोर्स लगाएगी बैकवर्ड्स। तो इस वजह से जैसे आप फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हो बुलेट पे, गन पे बैकवर्ड्स फोर्स लग रहा है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो बुलेट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उतना ही फोर्स क्या कर रही है? बुलेट भी गन पे लगा रही है, और इसी वजह से आपको एक शॉक महसूस होता है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। उसके अलावा आपने और भी एग्जाम्पल्स देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोट में हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बोट में हो, आप किनारे पे आते हो, बोट किनारे पे आती है, और जब आप बोट से जंप करते हो, जब आप बोट से जंप करते हो किनारे पे, तो आपने एक चीज फील की होगी कि जो बोट होती है, आप आगे की तरफ मूव करते हो तो बोट पे जो शॉक लगता है, बोट पीछे की तरफ मूव करना शुरू करती है। अगेन एक्शन रिएक्शन, आप क्या कर रहे हो? बोट क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हो? बोट पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, और बोट आप पे आगे की तरफ फोर्स लगा रही है। तो आप आगे की तरफ जा रहे हो तो बोट पे क्या होगा? पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।